हाँ हाँ, जी, हाँ, 1 मिनट करते हैं। मेरा ये तो लास्ट मोमेंट फोटो पे और गड़बड़ फ्रेश होगा। दिखेगा। हाँ, या कुछ सेटिंग, हाँ हाँ, इस तरह से। लेकिन एक बार आपके मोबाइल में जो होगा, हाँ, ये आपका ठीक है। मैम आपका जो है उसमें क्या होगा कि एक देखिएगा, 1 मिनट बता रहा हूँ, ऑटो रोटेट है, तो ऑटो रोटेट कर लीजिए। श्वेता मैम आपको मैं कर, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब शानदार है। अब मैम श्वेता मैम आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए एक बार, आवाज आ रही है, देखिए एक बार आप बोलिए आपकी फोन आवाज़ करके। आ रही है? आप 1 मिनट म्यूट करिए अपना, फिर मैं ऑन कर दूँगी आपका ना। अभी प्रोग्राम स्टार्ट कर दूँ, फिर उसके बाद आप कीजिएगा। श्वेता मैम एक बार आप बोलिए, श्वेता मैम को एक बार चेक कर लीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हाँ जी, ठीक आप है। सबकी आवाज़ आ रही है? परिवर्तन साहित्यिक मंच पे मैं भारती प्रवीण आपका बहुत स्वागत करती हूँ किताबों की दुनिया के इस कार्यक्रम में। और आज के इस मुख्य भाग में हमारे साथ एक नई किताब के साथ हम हाजिर हैं। हमारे नए लेखक, युवा लेखक श्री तेज प्रताप कुमार तेजस्वी जी, और उनके साथ समीक्षक के तौर पे जुड़ी हैं श्वेता मिश्रा जी। बहुत स्वागत करती हूँ तेजस्वी जी और श्वेता जी का कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। और आज की हमारी किताब जो है वो एक युवा लेखक के शब्दों का एक ताना बाना है, जो काव्य संग्रह के रूप में हमारे सामने है। और इस किताब को लेकर आज हम समीक्षा के तौर पे आपसे चर्चा करेंगे, इस किताब के बारे में बातें करेंगे कि क्या है इस किताब का। और इसका शीर्षक बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अक्सर होता है कि हम बातें बड़ी-बड़ी कर देते हैं, लेकिन हमारे बातों का असर क्या वाकई होता है, और ये बातें सिर्फ हमारे तक सीमित ही रह जाती हैं, या सच में इनका समाज पे गहरा असर होता है। तो आज की किताब का जो नाम है वो है साहस बोल रहा है, और ये लिखी है हमारे अ, मध्य लेखक जो उपस्थित हैं, तेज कुमार तेजस्वी जी ने। और इनसे ही जानेंगे कि हमारे इस आज की किताब का मुख्य शीर्षक जो है कि साहस बोल रहा है, तो किस तरह की कविताओं का ये संग्रह है और इसमें क्या बताया गया है और कैसी कविताएं हैं, इसका क्या प्रभाव है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं श्वेता जी। तो उनसे जानेंगे क्या है इस किताब के बारे में। तो एक सामान्य औपचारिकता के रूप में मैं दर्शकों को तेजस्वी जी के बारे में बताना चाहूंगी। आप पीएचडी के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, जो फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। और बाकी परिचय यदि वो स्वयं दे कि उन्होंने कब से लिखना शुरू किया, वो कैसे लेखन के क्षेत्र में आए, अभी वो एक विद्यार्थी के जीवन में भी हैं और साथ-साथ लिखने और लेखन पठन में भी जुड़ चुके हैं। एक साहित्य के प्रति उन्होंने जो रुचि दिखाई है, वो कैसे उनका सफर शुरू हुआ, जानते हैं तेजस्वी जी से। बहुत स्वागत है तेजस्वी जी, आप अपना परिचय देते हुए इस कार्यक्रम का आगाज करें। आपका माइक म्यूट है जी। नमस्कार मैम, शुक्रिया परिवर्तन साहित्यिक मंच का और मंच पर उपस्थित श्वेता मिश्रा, समीक्षक भारती प्रवीण, संचालक महोदय, आप सभी का स्वागत, आभार कि आपने हमें बुलाने का अवसर दिया। परिचय के तौर पर तो आपने कह ही दिया है कि मैं वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप में एक नाम है, परिचय के मोहताज नहीं है, तो उनसे नाम जुड़ जाना ही एक उपलब्धि हो जाती है। हाँ, फिर भी इन सब के बावजूद मेरा जो सफर रहा है वो अ, दिल्ली से लगभग 1200 या 1400 किलोमीटर दूर बिहार राज्य के मधेपुरा जिला के एक सुदूर देहात से सफर मेरा स्टार्टिंग हुआ। राजकीय मध्य विद्यालय तरहा में मेरी प्रारंभिक परीक्षा हुई, प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई हुई, और वहां से सफर मधेपुरा में जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मधेपुरा का सफर जारी रहा, और मधेपुरा से आते आते पटना में हमने पटना से बीए की पढ़ाई की,
मधेपुरा में मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई की, और फिर हंसराज कॉलेज से हमने स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की, और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध छात्र के रूप में हम कार्यरत हैं। तो ये एक संक्षिप्त सफर है। इस सफर में अनेक लोग शामिल हैं, अनेक लोगों का योगदान है। तो यह सफर, जो आपने कहा कि मेरा परिचय वर्तमान में यही है कि मैं तलहा चंपानगर का निवासी और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय का पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। जी, आपका जो विद्यार्थी जीवन तक का अब तक का सफर रहा वो आपने बताया। तो आप कैसे लेखन के क्षेत्र में आगे आए? आपने कैसे पहचाना कि आपको साहित्य के क्षेत्र में अपने भी विचार एक कागज़ के सामने उकेरने चाहिए और जिन्हें लोगों को पढ़ना चाहिए? तो कैसे आपका साहित्यिक जीवन शुरू हुआ? इसके बारे में कुछ बताएँ। जब साहस बोल रहा है पुस्तक से आप गुजरेंगे, तो भूमिका में मैंने ये बातें स्पष्ट की है, और उसमें ये लिखा है मैंने कि मेरी जो साहित्यिक लेखन की शुरुआत हुई है वो शेरो शायरी से हुई, और उनका केंद्र बिंदु है मधेपुरा। जब हम 8वीं कक्षा पास करके अपने जिले में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई करने के लिए आए थे, तो उस समय में पटना विश्वविद्यालय के से पढ़े लिखे और डॉक्टर सुरेश कुमार भूषण हमारे हिंदी के शिक्षक थे। उन्होंने मतलब एक योग शिक्षक के संरक्षण में मेरी हिंदी के प्रति जो रुचि जागी, और वहीं से फिर लेखन की शुरुआत। मैं गांव में भी अपने कई जगहों पर स्पीच वगैरह दिया करता था, लेकिन उन स्पीचों में लोगों का सहयोग होते थे। लेकिन फिर धीरे 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 चीजें जो है 9th 10th में जब मैं आया, तो कुछ कुछ पंक्तियां मैं लिखने लगा, और जिनमें मैं एक पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ, इस भूमिका में भी है कि जिंदगी की राहों में इंसान ठोकरें बहुत खाते हैं। जिंदगी की राहों में इंसान ठोकरें बहुत खाते हैं, मुसीबतों में इंसान बहुत लड़खड़ाते हैं। मुसीबतों को दिल थाम के पकड़ लो ए मेरे दोस्त, क्योंकि मुसीबतों से लड़ने वाले इंसान सफलता जरूर पाते हैं। तो इस तरह से साहित्यिक रुचि में मेरा रुझान जगा, और मेरे गणित के भी शिक्षक मतलब श्यासरन कुमार मंडल, डॉक्टर सुरेश कुमार भूषण और अन्य शिक्षकों के माध्यम से विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद धीरे 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 लेखन में रुझान बढ़ने लगी, और वह रुझान निरंतर आगे बढ़ते चले गए। तो इस रूप में मेरा लेखन का लेखकीय जीवन का शुरुआत हुआ है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने धीरे-धीरे पंक्तियों के माध्यम से सफ़र शुरू किया, लेकिन ये जो किताब की काव्य संग्रह जिसे आपने कहा है कि साहस बोलता है, तो साहस बोल रहा है, माफ़ी चाहूँगी। तो साहस बोलने में क्या आपने किस तरह की कविताओं का संकलन है ये? क्या है इस किताब के माध्यम से आपने क्या कहना चाहा है? हाँ, साहस बोल रहा है जो संकलन है, वह एक तो उस पृष्ठभूमि से निकले हुए अभावग्रस्त लड़के के साहस की बात है इसमें, पहली बात। दूसरी, जिनके पास आर्थिक स्रोत नहीं है। ग्रामीण समाज जो है आज भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, और वहां पर एक आम नागरिक को एक आम छात्रों को आगे बढ़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो एक साहस का तो पर्याय, एक साहस का तो जो है केंद्र बिंदु अभाव है। और दूसरी बात कि जब ऐसे साहस किसी में आते हैं, तो ऐसे साहस के क्रम में भी उन्हें कई स्तरों पर लड़ना पड़ता है। पहले तो सामाजिक स्तर पर, जब सामाजिक स्तर से लड़के कोई आगे निकलता है, तो फिर जो हमारा परिवेश है, राजनीतिक स्तर है, फिर एकेडमिक स्तर है, फिर भारतीय समाज की ढांचागत जो बंटवारा है, ठीक है ना, जिसमें आप जातिगत बंटवारा कह सकते हैं, वर्ण व्यवस्था की जो बंटवारा है वो भी। और इन तमाम चीजों से गुजरते हुए जब जिस क्षेत्र में वे जाते हैं, जैसे हम लोग एकेडमिक क्षेत्र में हैं, तो एकेडमिक स्तर पर भी इन तमाम
मतलब मैं इसमें लिखा हूँ भूमिका में कि अभाव का जो केंद्र, अभाव तो इस साहस का केंद्रीय बीज है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस साहस के केंद्र में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक आदि स्तरों पर जो मतलब आप कहिए कि एक प्रतिबंध होता है, उन प्रतिबंधों से लड़ते हुए एक आम छात्रों की जिजीविषा और आगे निरंतर आगे बढ़ने की जिजीविषा के रूप में साहस हमारे सामने प्रकट होता है। और ये साहस हम ही नहीं, जब हम अपने विरासत पर गर्व कर, हम जब अपने विरासत पर नजरअंदाज करते हैं, सॉरी क्षमा कीजिए, जब हम अपनी विरासत पर दृष्टिपात करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह साहस कई लोगों ने किया था, और वह साहस इसलिए फलित हुआ कि उन लोगों ने उस साहस के दामन को पकड़ कर रखा। चाहे सुकरात हो, प्लेटो हो, बुद्ध हो, कबीर हो, रेदास हो, गोस्वामी तुलसीदास हो, अन्य लोग। तो इस तरह से हमारा साहस बोल रहा है कविताओं के का सफर है, और साहस बोल रहा है के केंद्र में ये तमाम बातें हैं। जी, बहुत खूब। साहस से ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रगति का जो पहला कदम है वो साहस पे ही निर्भर करता है। कितनी हम में सहन शक्ति है, कितनी हमारी इच्छा है उस काम को करने की, वो हमारे उसकी सफलता को निर्णायक बनने के लिए एक प्राथमिकता का स्तर हो जाता है। तो यदि इसमें हम कविताओं की बात करते हैं, तो आपने क्या जो कविताएँ सम्मिलित की हैं इस काव्य संग्रह में, उसमें छात्र जीवन पे केंद्र बिंदु बनाकर की है, या एक सामान्य मनुष्य के जीवन का जो साहस होता है या उसकी जिजीविषा के बारे में आपने बताया है? किस तरह की कविताओं का संग्रह है? और यही प्रश्न इस मैं अ, श्वेता जी से भी इसके बारे में बात करना चाहूँगी कि आपने इन कविता संग्रह की कविताओं में क्या पाया और कैसे आपने इसमें देखा है कि क्या वाक़ई साहस पर निर्भर करती हैं कविताएँ, या किस चीज़ को ये मुख्य तौर पे बताना चाहते हैं? जी, पहले मैं तेज प्रताप जी से जानना चाहूँगी कि आपने कौन-सी इसे केंद्र बिंदु किसे बनाया है? आपने क्या छात्र जीवन को इसमें सम्मिलित किया है, या सभी जीव-जंतु को? मैं जवाब दे रहा हूँ कि इसमें जो खास करके है, आप अगर छात्र जीवन के दृष्टिकोण से कह रहे हैं ना, या आप कह रहे हैं, आपसे हमसे जानना चाह रहे हैं, तो इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये समग्र रूप से केंद्रित कविताएं हैं। इसमें हुँ, आपको कुछ छात्र जीवन की भी कविताएं मिलेंगी, इसमें प्रेम की कविताएं मिलेंगी, इसमें राजनीतिक विद्रूपता पर कविताएं मिलेंगी, इसमें सामाजिक विषमता पर कविता मिलेगी, और इसमें मानवीय संबंधों के बीच में जो अंतर संबंध है उन पर भी कविता मिलेगी, बलात्कार पर कविता मिलेगी, और देश राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं पर केंद्रित भी कविताएं मिलेंगे। तो इसके मूल बिंदु, इस संग्रह के मूल बिंदु में समग्रता है, और एक नागरिक समाज के रूप में कोई मैं एक छात्र हूँ, इस बात को भी स्वीकार करता हूँ, उसके साथ साथ मैं एक आम नागरिक भी। तो नागरिक हुँ, किसी भी चीजों को किस दृष्टि से देखता है, किस रूप से देखता है, और समग्र रूप से कैसे देखता है, तो समग्रता में सारी बातों पर केंद्रित कविताएं हैं। और अगर जी, आप कहेंगे आगे जब हमारी बातचीत होगी, तो कई कविताओं का उदाहरण देकर के मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूंगा। बिल्कुल, हम आपसे इस बारे में और इस काव्य संग्रह की कविताओं को भी सुनना चाहेंगे। उससे पहले मैं श्वेता जी से उनके विचार जानना चाहूँगी कि आप क्या महसूस करती हैं इस काव्य संग्रह के ऊपर? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए आभासी मंच को मैं प्रणाम करती हूँ आप सभी की उपस्थिति को। और तेज प्रताप तेजस्वी जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जो मेरे हाथ में जो ये उनकी पुस्तक है, साहस बोल रहा है, इसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई। मैं मैंने पूरी किताब पढ़ी मतलब किताब लेते समय मैंने देखा था मेले में गई थी और मुझे अच्छी लगी किताब साहस बोल रहा है जैसा कि इसका नाम है तो नाम ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैंने किताब ली और मुझे लगा कि शायद मतलब थोड़ा जैसे नॉर्मल आजकल रचनाएँ हो रही हैं,
तो उस तरीके से हो। बट जब मैंने कुछ इसके पन्ने पलटने शुरू किए और पढ़ना मैंने शुरू किया तो दिखा कि किताब मतलब बहुत ही अपने आप में बहुत तमाम तरह की बातों को समेटे हुए है अपने अपने भीतर। जैसे कि अभी तेजस्वी जी ने खुद ही बताया कि समग्र पे है उनकी रचनाएँ। तो सच में मैंने देखा कि इसमें मतलब इन्होंने किताब की जो दूसरी ही रचना है वो लौटना, लौटना जो कविता है, वो बेहद मतलब किस तरीके से एक जो है गाँव का लड़का जो किशोर युवा अवस्था में 15-16 साल की अवस्था में गाँव छोड़ के जाता है रोजगार के लिए और एक लंबे अंतराल के बाद मतलब वो वहाँ पे अपना समय व्यतीत करता है, रोजी-रोटी के लिए सर्वाइव करता है, संघर्ष करता है। और उसे लगता है कि वो अपने गाँव को जिस सिचुएशन में या जिस जैसे वो देखता था, जिन परिस्थितियों में, जिन भाव में जैसे छोड़ के आया था, उसका गाँव वैसे ही होगा। लेकिन जब 30-35 साल के बाद वो एक लंबे अंतराल के बाद गाँव वापस आता है, तो इसमें इन्होंने दर्शाया है किस तरीके से कि क्या होता है। वो गाँव अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। वहाँ पे संवेदनाएँ नहीं है उनके लिए और उन्हें किस प्रकार से अपने ही गाँव में, अपने ही घर में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा, ज़मीन नहीं मिली। तो ये एक प्रवासी जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास करके शहरों की तरफ आते हैं और जब दोबारा जाते हैं तो उन्हें कितना दुःख होता है या कुछ तो जा नहीं पाते, कुछ जाते हैं तो वो जाने के बाद भी वो मतलब ना यहाँ के ना वहाँ के, यहाँ रहते हैं तो भी परायापन, फिर भी उन्हें लगता है कि चलो हमारा गाँव है, हमारे लोग हैं। जब मैं लौटूँगा तो मेरे लोग वैसे ही मुझे मिलेंगे। बट जाने के बाद उनका जो ये स्वप्न टूटता है, वो मैं बहुत अपने अंदर तक मैं मतलब ये कविता जो है झंझोड़ती है कि कितना मतलब मर्मस्पर्शी है और कितना ये वो है, सोचने पे मजबूर करती है कि क्या परिस्थितियाँ होती हैं अगर किसी के साथ इस तरीके से हो। और इसमें एक कविता मुझे और अच्छी लगी इनकी जो मैं तेजस्वी जी से इसमें मैंने कुछ सवाल भी प्रश्न भी पूछने की कोशिश मतलब करना चाहूँगी, इससे संबंधित। ये एक इन्होंने लिखी है कविता हिंसक हत्यारे। वो हिंसक हत्यारे जो है ये पूरी कविता इसमें अपने आप में बहुत कुछ आँखों देखा हाल है। मैं इससे इनसे इसकी पृष्ठभूमि जानना चाहूँगी। इन्होंने शायद इसका समय 2020 का दिया है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है और ये अचानक ये दिल्ली में कब हुई घटना? क्या इसका वो था? ये जो रचना है ये बहुत तीसरी जो एक कविता है मुझे बहुत प्रभावित की, वो है रूपा एक क्या है, एक स्त्री है या ऐसे ही कुछ है रूपा करके। मैं अभी बताती हूँ, शायद मैं भूल रही हूँ। रूपा एक लड़की थी। ये जो रचना है ये मतलब कि इन्होंने जिस तरीके से कहीं न कहीं एक स्त्री विमर्श जो आज के संदर्भ में है, जो जिस तरीके से लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो गाँव का जो स्त्री विमर्श है, मैं तेजस्वी जी से मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या सही मायनों में जो है वर्तमान समय में जो ये स्त्री विमर्श जो लिखा जा रहा है, क्या वो दूर-दराज के गाँव में जो स्त्रियों का जीवन है उसको सही अर्थ में व्यक्त कर पाता है, जो हमारा स्त्री विमर्श है? क्योंकि इन्होंने तो मतलब जिस तरीके से इस कविता में लिखा है उसमें आँखों देखा हाल ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ किस तरीके से उस लड़की के साथ हुआ और एक ससुराल और पीहर दोनों तरफ की नहीं हो पाई और फिर पंच परमेश्वर का जो है वो न्याय स्वीकारना पड़ा और दूसरी शादी करनी पड़ी। तो किताबों में हम आधुनिक समय में जो स्त्री विमर्श लिखा जा रहा है वो किस तरीके का है? क्या वो सही मायनों में जो सच्चे अर्थों में गाँव की स्त्रियों के दूर-दराज की गाँव की स्त्रियों के साथ जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, क्या उसको व्यक्त कर पाने में सक्षम है? तो ये कुछ इस तरीके की कविताएँ हैं जो बहुत अंदर तक झंझोड़ देती हैं। मतलब कि इन्होंने राजनीति पर भी लिखा है, इन्होंने स्त्री विमर्श पे भी हम कह सकते हैं लिखा है। कह सकते हैं क्या लिखा है, ये 2-3 कविताएँ हैं, लक्ष्मी रोती हैं करके एक जी। कविता है। तो बहुत मतलब अच्छी कविता है और सोचने पे विवश करती है, इनकी रचनाएँ जो भी जितनी हैं। यानी हम आपके कहे अनुसार मान सकते हैं कि ये तेजस्वी जी मार्मिक विषयों पे या थोड़े से सहज जो विषय हैं या सामान्यतः जो ग्रामीण अंचल में देखे जाते हैं कि एक कमजोर वर्ग के रूप में स्त्री वहां पर रहती है और जिसके अपने विचार शायद नहीं पहुंच पाते हैं समाज तक, उस पर निर्णय कोई और लेता है, निर्णायक की भूमिका कोई और लेता है और वो उसी अनुरूप चलती है। तो आपने इस मर्म को पहचान कर इस तरह के
कविताओं का हाँ, ये आपने रचना की बेहद है। और सहज यदि और सरल शब्दों में जी, व्यक्त किया है इन्होंने। जी। और ये तो स्त्री विमर्श की कविताएँ हुई, लेकिन उसके अलावा किस तरह के साहस की और कविताएँ इसमें हैं? आप थोड़ा उनके बारे में भी बताएँ। और साहस की कविताओं से संबंधित है, इन्होंने एक कविता लिखी है, मैं चुप नहीं रहूंगा, चुप्पी करके है एक कविता। वो कविता मुझे बहुत जी, अच्छी लगी इन्होंने। हाँ, जो लिखा है कि मैं, एक लिखा है मोहब्बत लिख, ये तो नॉर्मल है। मतलब मोहब्बत लिख, मतलब इसमें साहस की मुझे वो मिल नहीं रहा। मैंने हाईलाइट कर रखा था कहीं कविता पढ़ते समय। तो उसमें जी। इन्होंने लिखा है कि मैं चुप नहीं रहूंगा, तुम मुझे चाहे किस तरीके से मेरे कहाँ गई, मुझे अभी मिलती तो मैं पंक्तियां भूल रही हूँ। हाँ, आप सितमगर म्यूट हैं। कविता होगी। तेजस्वी जी से ही हम सितम जी, हाँ, सितमगर सितमगर। कविता होगी मैम, सितमगर कविता होगी। हाँ, सितमगर तो ठीक है तेजस्वी मैम। जी से आप अपने अपने शब्दों में एक बार उसकी कुछ पंक्तियाँ यदि दोहराएँ तो मैम भी उस पे न्याय कर पाएँगी। आप हाँ, ये अपने अपने हित में सितमगर सितम कर गुनाह माफ है तुझे, ये बहुत ही अच्छी कविता मतलब लगी मुझे इनकी, और साहस से जी, इसकी कुछ पंक्तियों भरपूर है। के और साथ आप इसकी कुछ पंक्तियों का वाचन कीजिए और फिर उसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं। मैं बोलूँ क्या, या मैम बोलेंगे? नहीं, तेजस्वी जी श्वेता जी आपको ही कह बोल रहे दें, हैं शायद। आपसे हम दूसरी हाँ, सबसे पहले तो शुक्रिया मैम का, मैम ने नहीं पूरी किताब पढ़ी। और हिंसक हत्यारे एक लड़के, मैम की कुछ जिज्ञासा हिंसक हत्यारे को लेकर थी। एक लड़के को भी लेकर के स्त्री विमर्श के केंद्र में जो है बातें लक्ष्मी होते हैं। कुछ कुछ कविताओं पर बात करते हुए मैं उसकी कविताओं का पाठ भी कर दे रहा हूँ। तो पहले तो मैं ये बता दूं, लक्ष्मी रोती है कविता का पाठ करने का सौभाग्य मुझे गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा के सामने भी मिली थी, जब मैं बिहार में था। और वो कविता बिहार साहित्य सम्मेलन भवन जो है, और तो उसके मंच पर मुझे पढ़ने का मौका मिला था। और वो मंच से जब बोलने आई तो उन्होंने की कि हमारे आने वाले युवा जो है उनका भविष्य अच्छा है, वो देखिए कितनी स्त्री की संवेदना को लेकर के चलते हैं, लक्ष्मी रोती है। बहरहाल, दूसरी बात जो है, हिंसक हत्यारे जो कविता है, मैं, ये सवाल आपका सही है, समय मैंने दिया है 2020। लेकिन इनके इन कविताओं को जब हम देखेंगे तो इन कविताओं को, कई कविताओं को हमें सिर्फ समय के अनुकूल में रख करके या समय के प्रतिकूल परिस्थिति में रख करके देखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ये कविता है हमारी 27 फरवरी 2020 की, दिल्ली हिंसा पर केंद्रित। मैंने लिखा था दिल्ली हिंसा, लिखा हुआ उसमें हिंसक हत्यारे। और उसकी पंक्तियां पढ़ करके मैं बात करता हूँ थोड़ा सा। अचानक शिखर के सरताज के पांव धरते ही विस्फोट हुआ पटाखा, धर्म का समर्थन असमर्थन का। विस्फोट विस्फोटक पदार्थ आसमान में नहीं बने थे, बने थे इसी धरा और गगन के बीच, जो तार तार कर दे मानवता को। इस तरह से फिर कविताएं आगे बढ़ती चली जाती है। इस कविताओं के, जो पहली बात मैंने कहा कि जब कभी हम किसी कविताओं पर विचार करते हैं तो कविता के पाठ करने के एक तौर तरीके यह भी है कि हम उस समय के अनुकूल में रख करके पाठ करते हैं। एक तौर तरीका यह भी है कि हम उसे और उस काल सीमाओं के अतिक्रमण के विरुद्ध में भी पढ़ते हैं। तो मेरी कविताएं तो एक तो उस समय को केंद्रित है ही, लेकिन इनके साथ साथ अतिक्रमण की भी मांग करती है, सीमाओं के अतिक्रमण की भी। 2020 की जो सीमाएं हैं उनके भी अतिक्रमण के। क्योंकि होता क्या है, हिंसा जो शब्द है, या जो भी आप चाहे हिंसा शब्द हो, वो आज से नहीं, हमारी विरासत में जब हम सभ्यता की विकास की कहानी देखते हैं तो वहां से हिंसा चली आती है। ठीक है ना? तो और उन पर कई लोगों ने लिखा है, गौतम बुद्ध ने भी विचार किया, इसलिए अहिंसा का सिद्धांत दिया। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े सूत्रधार महात्मा गांधी ने भी हिंसा के खिलाफ अहिंसा का सूत्र दिया हमें। तो इसीलिए जब हम इस कविता के बारे में बात कर रहे थे, इस कविता को लिख रहे थे, ये तमाम सवाल मेरे मन में भी जूझ रहा था कि हमसे इस तरह के सवाल किए जाएंगे। लेकिन
कई बार क्या होता है कि समय के प्रतिकूल परिस्थिति में भी सच कह देना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा सच होता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक सच जो जी। था, क्योंकि जो हमारा समय है, इस समय में तमाम जगहों पर किसी न किसी बातों को लेकर, कभी न कभी, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर, कभी भेदभाव के नाम पर हिंसात्मक घटनाएं या हिंसा होती रहती है। तो इसलिए इस कविता के केंद्र बिंदु में ये तमाम बातें हैं। और दूसरी सवाल जो था मैम आपका, एक लड़की की थी, थी रूपा, एक लड़की थी। वो कविता मैं आपको बताऊं, मेरे समाज की उस वास्तविक घटना है, लेकिन मैंने रूपा नाम नहीं है, रूपा काल्पनिक नाम है। लेकिन कोई कभी अपना तथ्य कहाँ से उठाता है, कोई कभी अपने पात्र को कहाँ से चुनता है, समाज से चुनता है, परिवेश से चुनता है। तो मैं उस बिल्कुल। घटनाओं का साक्षात तो नहीं था, लेकिन मुझे वो घटनाएं बाद में पता चली, क्योंकि मैं किसी गांव में दूसरे उस जो घटनाएं जिस तरह के निर्णय हुआ था, उसके बाद मैं किसी गांव में चला गया था, दूसरे दिन चला गया था, नहीं दूसरे दिन, उससे पहले चला गया था, बाद में आकर पता चले। और वो हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण स्त्री विमर्श और वर्तमान के स्त्री विमर्श। या जैसे अभी क्या है मैम, अभी मैं कल भी स्त्री विमर्श वाले प्रोग्राम में था साहित्य अकादमी में। तो अब लड़ाई क्या चल रही है कि हम पाश्चात्य स्त्री विमर्श के विरुद्ध में भारतीय स्त्रीवाद को लेकर आएंगे। हमारी लड़ाई यहाँ पर है, आप इन तमाम चीजों को छोड़ करके भारतीय स्त्री विमर्श में भी देखते हैं, तो आप अगर बनाम में ही देखने की नजरिया विकसित कर रहे हैं ना, तो आप ये देखिए ना, ग्रामीण स्त्री विमर्श और शहरी स्त्री विमर्श, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो दोनों समाजों का सही सही मूल्यांकन होगा। मैं एक मंच पर था, मुझे कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया था, और वो दलित साहित्यिक मंच था। तो मैंने इस कविता का पाठ किया था, तो उसमें कुछ आपत्तियां भी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रामीण स्त्री विमर्श के पैरोकार कोई नजर नहीं आ रहे हैं आजकल, कोई नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता के केंद्र में स्त्री हो या भारतीय सभ्यता के केंद्र में स्त्री हो। हमें इन तमाम चीजों के बीच में पढ़ी लिखी स्त्री विमर्श की ही बात नहीं है, जो नहीं पढ़ पाई, जो आज तक इन तमाम तरह की घटनाओं से प्रताड़ित हो रही है, उनकी आवाज कौन बनेगा, उनको कौन लाएगा केंद्र में। तो मेरी इस कविता को लिखने की पृष्ठभूमि में वो थी, वो संवेदना थी। और उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो पंचायती राज व्यवस्था के सपने थे, उन सपनों ने क्या निर्णय दिया, उन सपनों का क्या परिणाम आ रहा है, इन तमाम बिंदुओं को केंद्र में रख करके मैंने ये एक लड़की थी कविता, एक रूपा एक लड़की थी कविता को लाया था। उसके बाद चुप्पी कविता पर बात की, मोहब्बत की कविताओं पर बात की, और सितमगर पर बात की। क्या भारतीय परिवेश में बात कर सकता हूँ या अपनी बात को? जी 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 जी, मैं चाहूंगी आप कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ पर रखें ताकि हम इस समीक्षा को उन पंक्तियों से जोड़ सकें। हाँ, जैसे मैम की एक कविता है मोहब्बत लिख को मैं इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ कि इसमें दो तीन तरह की बातें हैं। ये भी 1 जनवरी 2020 की कविता है। मेरी कुछ आदत है कि नए साल कुछ पंक्तियां लिखता हूँ। 1 जनवरी 2020 की ही कविता है। इसमें इस कविता को मैं इसलिए ला रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा स्वप्न है और उम्मीद है। उम्मीद क्या है, जैसे देखिए, नई सुबह है, नई इबादत लिख, नई सुबह है, नई इबादत लिख, प्यार मोहब्बत के नई हिफाजत लिख। हो सके इंसा का दिल बाग बाग, दस्तूर एक कर्म की ऐसी विरासत लिख। अब देखिए ये पंक्तियां जो डबल इन्वर्टेड कोमा में है, झूठी आशाओं से जिंदगी बेहतर बन सके, झूठी आशाओं से जिंदगी बेहतर बन सके, तो ऐसी आशाओं की अनगिनत कहानी लिख, अनगिनत कहानी लिख। इन पंक्तियों पर मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, इसलिए मैं
कि ये पंक्तियां मेरे संघर्ष से जुड़ा हुआ है। अब 2020 कोरोना काल रहा, प्रत्येक मानवता पर इससे बड़ा, प्रकृति का इससे बड़ा क्रूर प्रहार कोई नहीं हो सकता। हाँ, तो मनुष्य पर इससे बड़ा, उस समय में मेरे पिताजी पंजाब में रहते थे, मजदूरी करते थे और वहां से आ गए थे। मेरी स्थिति ऐसी रह गई थी कि मैं दिल्ली में नहीं रह पाता, रहने की स्थिति नहीं थी। लेकिन उसी समय मैंने तेज इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था और पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया। तो मेरी माँ, जब मैं माँ से बात करता था तो माँ, अब देखिए, हम जब कई तरह पर, कई स्तर पर संघर्ष कर रहे होते हैं, तो मैं माँ को झूठी आशा देता था कि हाँ माँ, इस बार तो मैं कुछ कर जाऊंगा, इस बार तो कुछ परिणाम ले आऊंगा। इसलिए ये पंक्तियां निकल के आई थी, झूठी आशाओं से जिंदगी बेहतर बन सके। तो ऐसी आशाओं की अनगिनत कहानी है। फिर है, तू कुछ लिख ना लिख, इंसा से इंसा की मोहब्बत लिख, रिश्तों की खूबसूरत लिख, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत लिख। तो ये कविताएं थी। और चुप्पी कवि, हाँ जी जी, और चुप्पी कविता पर तो लंबी बातचीत हुई है। और सितमगढ़ कविता भी, जो पहली बात मैंने कहा था हिंसक हत्यारे के संदर्भ में, उसी के केंद्र बिंदु में रख करके पढ़ने की, समझने की जरूरत है। जी जी जी, मैं आशा करती हूँ श्वेता जी को उनका जो सवाल था उसके अनुरूप उनको उत्तर मिला होगा। अब मैं आपकी बात को ही जारी रखना चाहूंगी। आप बाकी कविताओं के बारे में भी कुछ कह रहे थे, उसे आगे कंटिन्यू कीजिए। और मैं आगे बात करूँ? श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, जी, हाँ, हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, तो स्त्री विमर्श को लेके आशा यही है करती जो हूँ आज के जीवन में। जी, 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 बिल्कुल। बिल्कुल, आपका इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया मुझे। सॉरी। एक स्त्री विमर्श मेरे साथ भी है। मेरा मेरा बच्चा छोटा-सा है, तो मैं इसे भी आप लोग जी, स्त्री विमर्श के साथ ये भी जोड़ के देख सकते हैं। जी, 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 हाँ, हम तो आवाज़ सुन पा रहे हैं, वो भी लगातार इसमें हाँ, क्योंकि समीक्षक के तौर पे अचानक जुड़ पता रहे हैं। नहीं मैंने बोल दिया था और अचानक से रात से तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं क्यों बच्चे की तो बहुत रोए जा रही है। पर कार्यक्रम जी, प्रोग्राम करना था, आप तो मैंने कहा मैनेज आप करूँगी किसी अपने तरह। अपने जी, अपनी सहजता के अनुसार आप अपनी सहजता के अनुरूप अपनी बातें रखें, फिर मैं तेजस्वी जी हाँ, सी को एक ही एक इसमें प्रश्न जोड़ती मेरे हूँ। मन में, इस किताब को पढ़ते हुए कुछ प्रश्न है, मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहूँगी कि जी, एक आदमी बात बताओ, मैं एक मिनट मुझे दीजिए, एक बात बताओ। ये आपके बच्चे जो तंग कर रहे हैं ना, जी, ये भी एक साहस है, समझ रहे हैं ना। और मेरे साहस के केंद्र में ये भी है, इसलिए तस्वीर भी मैंने इसलिए लगाया था, वो भावी पीढ़ी का प्रतीक है। ये एक सिर्फ कविता इस पे एक भी नहीं, होनी चाहिए। जी, आने वाले लोग अनंत अनंत। एक प्रश्न मेरा ये तो श्वेता जी आपका माइक म्यूट हो गया है। उनकी बात को जारी करते हैं। तेजस्वी जी, आप ही इस पर बात कर सकते हैं अभी, क्योंकि एक अ, एक एक माँ आप के मुझे लिए सुन पा वाक़ई रहे में हैं? आप मुझे सुन पा जी, रहे जी, हैं? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि जी, श्वेता जी, आधुनिक आप समय में बोलिए। वर्तमान समय में यथार्थवाद को आप मतलब कैसे देखते हैं और क्या सही अर्थों में यथार्थवादी रचनाएं हो रही हैं? देखिए, तेजस्वी जी यथार्थवाद इसका जवाब देंगे कि जी जी, मैम, यथार्थ, जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो कई बार हमें संभल करके प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यथार्थवाद एक दर्शन है, विचार है, ठीक है ना। और दर्शन और विचार जब पर हम जब बात करते हैं ना, तो बहुत संभलने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। हम यथार्थ पर बात कर सकते हैं। यथार्थवाद जो है एक दर्शन है। उनके संदर्भ में विशेष टिप्पणी करना शायद मेरे लिए मेरी सीमाओं का से बाहर की चीज होगी, बाहर। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये कहूंगा कि वर्तमान का जो यथार्थ है और जो यथार्थवादी दर्शन है, ठीक है, उन यथार्थ
को केंद्र में रखना होगा हमें। हम दर्शन पर तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले जब यथार्थ हमारे सामने होगा और तब हम उस पर बात कर सकते हैं कि क्या वर्तमान समय का यथार्थ क्या है। तो वर्तमान समय का यथार्थ, जैसा कि मैंने अभी आपको एक केंद्र बिंदु दिया था, कि हमें यह भी समझना होगा कि हम बड़ी बड़ी बातें, जैसे भारती परवीन मैम ने कहा था शुरुआत में कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, लेकिन क्या होता है कि उन बातों पर अमल नहीं हो पाता है। तो हमें पहले बड़ी बड़ी बातों करने से बेहतर है कि हम पुतली में संसार बनाएं। पुतली में संसार कविता को परिभाषित करते हुए किसी ने कहा था कि पुतली में संसार। तो जब हम पुतली में संसार बनाते हैं तो उसका फलक बड़ा होता है। जब हम पाश्चात स्त्रीवादी विमर्श की बात करते हैं, भारतीय स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो इन दोनों में एक ऊंचे स्तर की लड़ाई, निम्न स्तर की लड़ाई शामिल होती ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब हम यथार्थ की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इस यथार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा कि क्या भारतीय समाज की या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, आर्थिक व्यवस्था की या सांस्कृतिक जो वातावरण, उन वातावरणों में हमारे आम आदमी जो है, क्या उनका प्रतिनिधित्व हो रहा है, या सिर्फ हम उसे बहुलतावाद के केंद्र में ले रहे हैं, या क्षमा कीजिए मैंने भी वाद लगा दिया, बहुलता के दृष्टि से देख रहे हैं, या आप उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि संख्या की दृष्टि से देख रहे हैं। तो मेरे नजर में, मेरे लिए यथार्थ का समझ ये है कि निम्न से निम्न व्यक्तियों का अगर प्रतिनिधित्व हो हर स्तर पर, तो वो यथार्थ का एक बड़ा फलक तैयार करेगा और विचार का एक बड़ा फलक तैयार करेगा। और रही बात आपका सवाल यथार्थवाद के दर्शन पर, तो हम लोग उस विषय पर किसी और चर्चा में बात करेंगे विस्तार से। जी, यथार्थ को यदि संख्या में ना उकेर के उसको स्वभाव में या उसकी वास्तविकता तक जाए तो शायद हम सही आंकड़ों को तक पहुंच पाएंगे। लेकिन सही आंकड़े भी पहुंच जाने के बाद हम सच्चाई तक मुखरित हो जाते हैं। बाद में हमारी जो वैचारिक लड़ाई है, यानी कि कविताओं के माध्यम से भी यदि हम इन विषयों को उठाते हैं, समाज तक पहुंचाते हैं, उसके बाद भी क्या आप सच में क्या महसूस करते हैं कि क्या वाकई परिवर्तन संभव हो पाता है, या ये मात्र एक विषय चर्चा या बहस का विषय, इस तरह की बातें ही होकर रह जाती हैं? जैसे यदि आपने अपनी कविताएं लिखी हैं और कविताओं से आपने बहुत से लोगों को अपने विचार बताए भी हैं, लेकिन क्या परिवर्तन उस स्तर तक पहुंच पाता है या नहीं? शुक्रिया मैम, सवाल आपका अच्छा है। जहां तक हम सभी जानते हैं और इस बात से हम सभी स्वीकार भी करेंगे, आत्मसात भी करेंगे जी, कि तेजस्वी जी। आवाज जा रही है मेरी आवाज जा रही है आपको? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैम को पता नहीं भारती मैम आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा धीरे धीरे और धीमी, परिवर्तन अचानक नहीं हो जाता है। हम जब आप अगर आजादी को ही केंद्र में रखिएगा, आजादी के बाद भारत और आजादी के पहले का भारत, तो उनमें भी आप देखेंगे कि परिवर्तन काफी हुआ है। अगर आप उदारवाद को केंद्र में रखेंगे, 90 के दशक को केंद्र में रखेंगे, तो भी आप देखेंगे अनेक परिवर्तन हुआ है। तो मेरा मानना है कि परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी होती है। मैम एक बात ये भी मैं कहूँगा कि अगर परिवर्तन नहीं होता तो आप सोचिए, मैं खुद को उदाहरण देता हूँ कि मेरे पिताजी को ये नहीं लगता था कि मैं मधेपुरा में मुझे पढ़ा पाएंगे, लेकिन परिवर्तन और सहयोग की एक ऐसी सिलसिला रही कि आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर तय करते हैं। तो ठीक उसी पर हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि जितने मेरे प्रतिभाशाली मित्र थे, उन लोगों ने उन सूत्र को नहीं पकड़ पाया, उन चीजों को केंद्र में नहीं ले पाया, या उससे हिम्मत नहीं दिखा पाई। लेकिन
इन तमाम चीजों के बीच में, ठीक है, आज मेरे समाज से मैं सिर्फ अकेला प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन ये भी तो एक परिवर्तन है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा धीमी होती है और उनका विकास जो है धीरे 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 दिखाई पड़ता है, और हमें उसी में परिवर्तन के सूत्र देखना चाहिए। कभी भी हम ऐसा देखिए, कोई ये मतलब इस धरातल का भी सूत्र, मतलब इस सृष्टि का भी नियम है और विज्ञान भी कहता है कि कोई ऐसा नहीं है कि अचानक एक बार में पलट जाएगी चीजें, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे होगा और उन्हीं पे दिखना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इन तमाम चीजों को न देख करके सिर्फ मतलब कि नहीं परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, इस तरह की बातें करते हैं, तो वहां पर भी ठहर कर सोचना है कि उनका उद्देश्य क्या है, वो किन परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कैसा परिवर्तन वो चाहते हैं, समाज से, राष्ट्र से, व्यक्ति से, या आप कह सकते हैं किसी भी सत्ता से क्या परिवर्तन चाहते हैं आप। तो इन तमाम चीजों को हमें देखना पड़ता है। कि क्या आप भी इनकी बात से सहमत हैं, और सहमत हैं तो आपने कविताओं श्वेता मैम, आपसे पूछा जा रहा है। मैं सुन नहीं पाई मैम को एक्चुअली पूरा। मैम मेरे वहाँ एकदम मतलब वो पॉज हो रखी है मेरे नहीं सुन पाई मैं। मैम एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। क्या क्या नहीं, कहा मैं आपने? एक मिनट भारती मैम, मैं एक बार बोल देता हूँ। एक्चुअली मैम का सवाल था कि क्या परिवर्तन जो है, परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, या परिवर्तन को आप किस रूप में देखते हैं। तो मेरा जवाब ये था, संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कि परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा धीमी होती है, और उन धीमी हुए परिवर्तन में ही हमें समग्रता में चीजों को देखने की जरूरत होती है। अगर हम समग्रता में नहीं देखते हैं, एक रेखीय या एक दृष्टि से देखते हैं, एक एक पक्षीय दृष्टि से देखते हैं, तो हम उस परिवर्तन को भी आत्मसात नहीं कर पाते हैं जो परिवर्तन हुआ है। तो इन पर भारती मैम का सवाल आपसे राय है, या अगर भारती मैम कुछ और कहना चाहेंगे तो अपना कह सकते हैं। नहीं, आपकी बात सही है वैसे कि परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो धीमी है। एक ही बार में धरती नहीं पलट जाती है, हम ये नहीं कह सकते। धीरे-धीरे ही होती है चीज़ें। पर यथार्थ को लेके जो मेरा आपसे सवाल था कि क्या सही मायनों में आज के समय में यथार्थ जो रचनाएँ हैं वो यथार्थ में लिखी जा रही हैं, या यथार्थ के चक्कर में कई बार आज के जो युवा वर्ग है या जो कुछ लेखक-लेखिकाएँ हैं, वो ज़्यादा यथार्थ लिखने के चक्कर में कई बार मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ जैसे कि हमारे रचनाओं में कहीं यथार्थ को लेके जो रचनाएँ हो रही हैं, कहीं अश्लीलताएँ हैं या कहीं कुछ और भी चीज़ें हैं, तो वो हो जाती है। मेरा इन सब चीज़ों को लेके आपसे प्रश्न था कि क्या सही मायनों में यथार्थ को लिखा जा रहा है वर्तमान समय में? तो उसपे आपने कहीं कुछ हद तक बातें कही जहाँ जहाँ तक मैं सहमत हूँ। कुछ कुछ पॉइंट जो हैं वो थोड़े-से मुझे नहीं मतलब समझ में आए। दूसरा मेरा एक और सवाल है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछूँ? हाँ, बिल्कुल आप पूछिए, स्वेच्छा से है, हाँ। बिल्कुल एक पूछिए। एक एक 2 सवाल है मेरा। एक तो जी, प्रकाशन को लेके है जो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि युवा वर्ग जो है आधुनिक समय में जो जिस प्रकार से नए-नए प्रकाशन खुल रहे हैं, पब्लिशर हाउस और जो जिस तरीके से लेखक जो है वो पाए जा रहे हैं। तो प्रकाशन या प्रकाशक को चुनने में क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए एक लेखक या लेखिका को? और दूसरी बात ये श्वेता जी की आवाज़ आ नहीं रही है।
दूसरा लेकिन दूसरा यदि सवाल उनका ये है, प्रश्न आप सुन पाए हो तो दूसरा जी, जी, प्रश्न जी। ये है क्योंकि थोड़ा मुझे जी, लगता आप है कि प्रश्न मैं पूछिए। बोल नहीं पाऊंगी। हाँ, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि क्या जो अकादमिक संघर्ष है वो क्या वर्ग विशेष और स्थान विशेष दोनों के लिए समान है या इसमें भिन्नताएं हैं? एक बार सवाल पुनः दोहराइए। एकेडमिक संघर्ष जो अकादमिक संघर्ष है वो क्या वर्ग विशेष और स्थान विशेष के जो लोग हैं, एक परिप्रेक्ष्य जैसे आंचलिकता हो गई या किसी एक क्षेत्र विशेष के जो जहाँ लोग आते हैं उनके लिए, और एक समुदाय या वर्ग विशेष जो उन दोनों के लिए समान है या इसमें भिन्नता है? ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं? जैसे नहीं नहीं हाँ नहीं। ठीक, मैं अपनी बात करना अन्य चाह रहा में हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि यथार्थ नेटवर्क की को लेकर के, जी, हाँ, यथार्थ को लेकर के मैं उनका था जो भी जिज्ञासा थी, तो उन्होंने कहा कि मैं कई बातों में असहमत हूँ। तो असहमति का पक्ष तो नहीं रहा, और हम लोगों की अपने प्रोग्राम की भी एक समय सीमा है, तो उसमें हम बात करेंगे और बाद में भी बात करेंगे। लेकिन यथार्थ का जहाँ तक मतलब होता है, जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, तो ये होना चाहिए वाला जहाँ तक हो जाता है सवाल, तो वो हमें कई दृष्टियों से जो देखने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम जिस रूप में यथार्थ को देख रहे हैं वैसा है या नहीं है। जैसा यथार्थ का मतलब ये होता है जैसा होना चाहिए ठीक वैसा। तो ये ठीक वैसा जो है, तो सबका कई बार क्या होगा कि यथार्थ को जब हम देखेंगे तो एक दृष्टि तो ये भी हमें याद रखना होगा कि जो यथार्थ है वो उसी रूप में है, या नहीं तो ठीक अलग जैसा है, मतलब जैसा होना चाहिए ठीक वैसा। तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि है, आप कहेंगे नहीं है, तो ये इसलिए दर्शन में भी उन पर एक बहस हो गई, और इस पर की कोई एक सटीक प्रमाण या सटीक बातें नहीं कर सकता। बहरहाल यथार्थ को हम यही छोड़ रहे हैं। दूसरा सवाल जो है कि लेखक आ रहे हैं, प्रकाशन चुनने में क्या दृष्टि का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तो इन इन पर जो सबसे पहले तो चुनाव की जो स्थिति होती है, तो हम हर इंसान चाहता है कि बेहतर का चुनाव हो, बेहतर चुने हम। और लेकिन कामना, इच्छा हर इंसान में होती है बेहतर की, लेकिन परिस्थिति परिवेश हमें यह तय करने पर मजबूर करता है ये हमारे लिए यही बेहतर है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि प्रकाशन की बड़ी भूमिका तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई बड़ा प्रकाशन होता है तो उनके ओहदे भी बड़े होते हैं, उनके काज भी बड़े होते हैं, उनकी सतर्कता भी बड़ी होती है, उनकी पैनी दृष्टि भी बड़ी होती है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रकाशक के यहाँ से किताब प्रकाशित होने में वर्षों लग जाते हैं, या उनकी जो आप कहेंगे कि उनकी जो प्रूफ राइटर वगैरह होते हैं या एडिटर वगैरह होता है, वो एक एक चीजों को बारीकी से देखते हैं। लेकिन जब जब प्रकाशन की अधिकता होती है और बड़े लोगों को स्थान, बड़े मंचों पर बड़े प्रकाशन में जब स्थान नहीं मिलता है, तो वही बात जो मैंने पहले कहा कि समय, परिस्थिति, परिवेश तय करता है कि हम किनके साथ जा रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात कि लेखक आ रहे हैं, तो देखिए हम सभी जानते हैं जब हमारे देश की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है, शैक्षणिक स्तर का वृद्धि, शैक्षणिक स्तर में लोगों की वृद्धि हो रही है, हर स्तर पर लोग बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रकाशन का भी बढ़ेगा, प्रकाशन का भी क्षेत्र में विकास होगा, और बिजनेस जो आय के स्रोत है उनका भी एक क्रम विकसित होगा, और उसके साथ साथ व्यवसायिक जो प्रक्रिया है उसमें भी वृद्धि होगी। इन तमाम चीजों, जब ये तमाम घटना, ये तमाम चीजें जब घटित होगी, तो इनमें हर क्षेत्र में विकास होगा। ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में हम लेखक को देख सकते हैं। लेखक का आना, देखिए कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि लेखक अधिक संख्या में आ रहे हैं,
लेकिन जब हम इन बातों पर ध्यान करते हैं, इन बातों पर ऐसी टिप्पणी करते हैं, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि लेखक कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ मतलब क्यों आ रहे हैं, एक तो बात ये। और अगर आ रहे हैं तो उनका कारण क्या है। देखिए, हम लोग वर्तमान समय में जो है वो सोशल मीडिया के दौर में है। सोशल मीडिया ने कई प्रतिबंध को तोड़ा है, एकेडमिक प्रतिबंध को तोड़ा है या अभिव्यक्ति के प्रतिबंध को तोड़ा है। पहले क्या था कि कई लोगों को लगता था कि अभिव्यक्ति के का जो अधिकार क्षेत्र है वो मेरे हिस्से में है, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तो वो अभिव्यक्ति कई स्तरों पर देखने को मिला है। आप देखेंगे फिल्मी जगत में भी बड़े बड़े नाम जो होते थे तो बड़े बड़े ही होते थे, लेकिन आजकल ग्रामीण स्तर पर भी छोटे छोटे, देखिए मेरा कहने का मतलब है, मैं इस बात का पक्षधर हूँ, ठीक है कि अश्लीलताएं वगैरह होती है और उस पर हमें बात करनी चाहिए और उस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए, लेकिन हमें इन सब के बीच में ये भी देखना पड़ेगा कि उनके पास आगे बढ़ने के साधन क्या है, वो किन माध्यमों को प्रयोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कई मजबूरियां होती है, तो इसलिए जब कोई आगे बढ़ता है तो हमें उनके आगे बढ़ने की प्रक्रिया को देखनी चाहिए। एक बात वो, हाँ, जब हम इस पर विचार करते हैं उसके बाद हम अश्लीलता और तमाम चीजों पर विचार करेंगे। ठीक उसी प्रकार से तो लेखक का आना भी इन्हीं बातों के केंद्र में है। दूसरी बात, प्रकाशन चुनने की बात पर मैंने जवाब दे दिया। अब तीसरा आपका दूसरा जो सवाल है एकेडमिक लेवल पर, जैसे देखिए मैं एक तरह से शैक्षणिक एकेडमिक में हूँ, शिक्षा रूपी एकेडमी में वर्तमान में काम कर रहा हूँ। तो एकेडमिक संघर्ष तो है। जब संघर्ष, देखिए मैं एक बात बताऊं, जब सृष्टि में ही संघर्ष है तो हर स्तर पर दिखेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखेगा। जब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्ग संघर्ष है, तो ऐसा तो नहीं है कि कार्ल मार्क्स ने अचानक नींद से उठा और कह दिया। उन्होंने अपना शोध किया, अध्ययन किया, बहुत तरह के अध्ययन के बाद इस परिणाम पर आए, कितने वर्ष लगाए उसके बाद आए। एक बात तो वो अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तब, नहीं तो उसके बाद अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में, दर्शन के परिप्रेक्ष्य में और सभ्यता संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, हम जानते हैं कि सृष्टि में संघर्ष है, और जब संघर्ष है ब्रह्मांड में भी संघर्ष है, ठीक है ना, अणु टूटते हैं, परमाणु टूटते हैं, विभिन्न तरह की बातें। बहरहाल, तो जब संघर्ष है तो वो हर स्तर पर दिखेगा, हर जगह पर दिखेगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर एकेडमिक में भी दिख रहा है वर्ग संघर्ष, अगर है तो वो दिखेगा। ऐसा इस बात से हम भाग नहीं सकते कि एकेडमिक स्तर पर वर्ग संघर्ष नहीं है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो समन्वय का रास्ता है वह है। समन्वय ही खूबसूरती है, क्योंकि भारत को लोकतांत्रिक उपलब्धि जो है 26 जनवरी 1950 को मिल चुका था, तो इस लोकतांत्रिक उपलब्धि के केंद्र में हमेशा हमारा भारतीय संविधान रहता है, और भारतीय संविधान की सुंदरता ऐसी है कि समता, समानता, बंधुता, भातृत्व सभी केंद्र में है, और जब ये तमाम चीजें हैं तो हर क्षेत्र में ये तमाम चीजें देखने को मिलता है। इसलिए इस बात से भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं कि वर्ग संघर्ष नहीं है, और इस बात से भी हम नहीं कह सकते हैं कि समग्रता नहीं है। हमारा रास्ता हमेशा समन्वय का है, बीच का रास्ता है। बिल्कुल, आपकी बात से पूर्णतया मैं सहमत होकर आपको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगी, क्योंकि समय सीमा हमें बाँधे हुए है और हमारे पास अब कुछ ही समय है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि अपनी एक इस कविता संग्रह की कोई एक बहुत प्रिय जो आपको आवाज जा रही है बातें में, आपको आवाज जा रही है? आपकी आवाज रुक गई है। जी, बिल्कुल। आप कोई ऐसी कविता कोई चलिए, ऐसी ये मंच भी कविता बड़ा है। हमारे मध्य या दर्शकों के लिए आप रखें जो वाकई में आप सबकी आवाज बनाना। जी मैम, कुछ ये नेटवर्क मंच की भी बड़ा समस्या है। हो सकती है, लेकिन यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ। जी मैम, ये मंच भी बड़ा है।
और नाम भी बड़ा है, परिवर्तन साहित्यिक मंच है। आप अपनी कोई रचना रखें। जी जी जी, आवाज जा रही है मैम? आपको आवाज जा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आपको? आ रही है। आप शीघ्र अपनी एक कविता यहाँ पर रखें, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जी जी मैम, जी मैम। मैं इस संग्रह की अंतिम कविता रखता हूँ, जिस पर मेरी किताब का नाम है साहस बोल रहा है, वही कविता रखता हूँ। और थोड़ा सा लयात्मक मैंने गाने का प्रयास किया है, थोड़ा सा लय भी टूटेगा, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। जी जैसे देखिए, जी ये साहस बोल रहा है, साहस जी, बोल स्वागत है, रहा स्वागत है। है, साहस बोल रहा है, साहस बोल रहा है, करोड़ों बेजुबानों के वाणी बोल रहा है, करोड़ों बेजुबानों के वाणी बोल रहा है। साधो तुम सुनो, ये मेरी कहानी है। ये जो कविता है, इसमें कुछ कुछ शब्द लय को बनाने के लिए मैंने जोड़ा भी है, इसलिए साधो तुम सुनो, ये मेरी कहानी है। एक आंख में आग है, एक आंख में पानी है, एक आंख में आग है, एक आंख में पानी है। साहस बोल रहा है, साहस बोल रहा है, मैं आवारा हूँ, किस्मत का मारा हूँ, मैं आवारा हूँ, किस्मत का मारा हूँ, मूर्ख अनपढ़ का मैं ही राज दुलारा हूँ, मूर्ख अनपढ़ का मैं ही राज दुलारा हूँ। काशी काबा है मेरे ही चरणों में, काशी काबा है मेरे ही चरणों में, मनुष्य मन में ही तोशी वाला है, मनुष्य मन में ही तोशी वाला है। जो न माने बात ऐसी, जो न माने बात ऐसी, मारो उनके मुंह पर ताला। जो न माने बात ऐसी, मारो उनके मुंह पर ताला, मुंह पर ताला मारो मारो मारो, उन पर ताला। संतों पी लो मेरा हाला, संतों संतों पी लो मेरा हाला, एक हाथ से गोपाला, संतों पी लो मेरा हाला, एक हाथ से गोपाला, एक हाथ से लाला, एक हाथ से गोपाला। साहस बोल रहा है, साहस बोल रहा है, संतो तुम दो दुनिया को मेरा हवाला, संतो तुम दो दुनिया को मेरा हवाला। दुनिया जहान जब भगवान ने बनाया है, दुनिया जहान जब भगवान ने बनाया है, हमको तुमको सबको, हमको तुमको सबको जब राम ने रहमान ने बनाया है, हमको तुमको सबको जब राम ने रहमान ने बनाया है। तब धरती पर जाति धर्म लिंग संप्रदाय एवं अमीर गरीब, तब धरती पर जाति धर्म लिंग संप्रदाय एवं लिंग संप्रदाय एक अमीर गरीब, ऊंच नीच का भाव कहाँ से आया है, भाव कहाँ से आया है। जलाओ 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 रे, जलाओ 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 रे, ये महल कुटिया, जलाओ 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 रे, ये महल कुटिया। बनाए इंसान की यह छोटी सी खटिया है, बनाए इंसान की यह छोटी सी खटिया है। गाओ 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 रे मेरे निर्गुनिया, गाओ 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 रे मेरे निर्गुनिया। कबीर तेज की ये अनंत वानिया, कबीर तेज की ये अनंत वानिया। साधन मारे दास संत हैं, साधन मारे दास संत हैं, सुबच्चे ऋषि सो भंगिया हैं। हिंदू तुर्क दुई दिन बने हैं, हिंदू तुर्क दुई दिन बने हैं। कछु नहीं पहचानिया, कछु नहीं पहचानिया, अब दो कह तुम आखिन देखी कहानियां, अब दो कह तुम आखिन देखी कहानियां। मोरे नस नस में उठे प्रेम की रवानियां, मोरे नस नस में उठे प्रेम की रवानियां। असंख्य पूर्वजों की ये है मजबूरियां, असंख्य पूर्वजों की, 2 मिनट और, ये है मजबूरियां। अब तो कह तुम
आखिन देखी कहानियां अब धोकर तुम, आखिन देखी कहानियां। यहाँ से कविता का स्वर बदलता है। मैं